हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, वो भी क्लास 11 का फिजिक्स है, जिसमें चैप्टर का नाम है भौतिक राशियां। क्लास 11 के फिजिक्स में अगर चलेंगे तो फर्स्ट चैप्टर ही है भौतिक राशियां, जिसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां क्या होती है, सदिश राशियां क्या होती हैं, किन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं, किन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं, भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा होगी। तो ओके, लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियां। तो ये जानिए कि भौतिकी के अंतर्गत आने वाली सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिकी के अंतर्गत आने वाली सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब ये भौतिक राशियां अगर देखा जाए तो ये भौतिक राशियां सिंपल सा अगर देखा जाए तो भौतिक राशियां जो होती हैं, इन्हें प्रदर्शित करने के लिए मुख्यतः दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आंकिक मान की आवश्यकता पड़ती है, फिर उसके बाद हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे पास आंकिक मान न हो तो मात्रक का भी कोई मतलब नहीं। अगर हमारे पास मात्रक बस है, आंकिक मान न हो तो भी उसका मतलब नहीं है। यानी भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए आंकिक मान और मात्रक दोनों चीजों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स में सॉल्व कर रहे हैं, और अगर अंत में जो आंसर आता है उसका मात्रक अगर हम नहीं लिखे, केवल आंकिक मान लिखे, तो आपको नंबर काट दिया जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लास्ट में आपको अगर एफ का बल का मान निकाल रहे हैं तो जो भी चीज आएगी सॉल्यूशन करने पर 5 अगर आ गया तो 5 न्यूटन आपको लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि आंकिक मान के साथ साथ मात्रक लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट किए। ओके, तो ये जान लीजिए कि फिजिक्स में भौतिक राशियों को प्रदर्शित जब करते हैं तो उसमें मुख्यतः दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होता है मात्रक यानी यूनिट्स। ओके, तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो हम मार्केट में गए, हमें आलू खरीदना है। हमने कहा कि ऐसा है भाई कि हमें आलू दे दीजिए, 2 केजी आलू दे दीजिए, या हमें 2 केजी चीनी दे दीजिए। अब जब चीनी की हम बात करेंगे तो चीनी तो ये एक वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो चीज हम खरीदने जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो 2 है वो आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो केजी है, किलोग्राम है, ये मात्रक है। ये किलोग्राम ये प्रदर्शित कर रहा है कि आप कोई वस्तु का विनिमय कर रहे हैं, वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी किसी द्रव्यमान के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हमने एक मात्रक दिया, इससे पता चल गया कि हमने कोई द्रव्यमान खरीदा, कोई वस्तु खरीदा। ओके, अगर मान लेते हैं कि हमने एक दीवार पर बल लगाया 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन हमने जब लिख दिया तो ये बताया, उससे पता चला कि यहां पर बल की बात की गई, क्योंकि बल का मात्रक ही न्यूटन होता है। इसलिए भौतिक राशियों को प्रदर्शित अगर करना है फिजिक्स में कोई भी भौतिक राशि, तो उसके लिए पहला आंकिक मान की जरूरत पड़ेगी, दूसरा मात्रक की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम मार्केट में जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मुझे 2 आलू दे दीजिए, वो कहेंगे कि मुझे 2 केजी आलू दे दीजिए, मुझे 5 केजी चीनी दे दीजिए। 5 चीनी नहीं आप मांगेंगे। ओके, तो ये चीज हम समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो दूसरा टॉपिक है कि जो भौतिक राशियां होती हैं उनको अगर सिस्टमेटिक अगर देखा जाए तो वे मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां जो होती हैं वे ऐसी राशियां होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उन्हें वे किसी पर निर्भर होती ही नहीं, वे स्वतंत्र होती हैं और उनके आधार पर
दूसरी चीजों को प्राप्त करते हैं। जैसे हमने बताया कि एक रेखा की परिभाषा देना है, एक रेखा किसे कहते हैं, तो उस रेखा पर सबसे पहले हम बिंदु लेंगे, कहेंगे कि अनंत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई सरल आकृति को रेखा कहते हैं। मतलब उस रेखा की परिभाषा उस बिंदु से दे रहे हैं, तो जो बिंदु है वह क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र चीज है। इसके आधार पर किसी चीज की संकल्पना की जा सकती है। ओके, तो इतना आपको पता चला कि जो ये मूल राशियां होती हैं, ये मूल राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, और ये भौतिक विज्ञान में मुख्यतः 7 प्रकार की मूल राशियां बताई गई है। ठीक है, तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। ये मूल राशियां हम सिंपल सा लिख दिए। जैसे मूल राशियां जो है वो 7 प्रकार की अभी बताए हैं। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठवां है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा। यानी भौतिक राशियां मुख्यतः 7 प्रकार की, और ये मूल राशियां मुख्यतः 7 प्रकार की, ये 7 मूल राशि। अगर 7 मूल राशि हैं तो 7 मूल मात्रक भी होंगे। सिंपल सी बात है कि 7 मूल मात्रक भी होंगे। ओके, तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, ये जान ले कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात ये जान लीजिए कि मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। यानी 7 अगर मूल राशि है तो 7 मूल मात्रक भी होंगे। ओके, अब जैसे लंबाई है तो लंबाई मूल राशि है, मूल मात्रक क्या होगा, मीटर। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान मूल राशि है, इसका मूल मात्रक किलोग्राम होगा। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मूल होता है। ओके, तो इतना अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ा, क्या हमने पढ़ा कि मूल राशि किसे कहते हैं, तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है मूल राशियां कहलाती है। मूल राशियां मुख्यतः 7 प्रकार की होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और एक जो भूल गए हैं वो ताप है। ओके, 7 है, 7 प्रकार की मूल राशि हो गई। और अगर हम जान गए कि मूल राशि 7 प्रकार की, तो 7 प्रकार का मूल मात्रक भी होगा। अब ये मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ओके, तो इतना चीज हम समझ गए। अब नेक्स्ट आते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, तो मूल राशियों, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मतलब मूल राशि नहीं रहेगी तो व्युत्पन्न राशि नहीं प्राप्त होगा। मतलब अगर बिंदु के बारे में अगर नहीं बताया गया होता तो हम लोग रेखा की परिभाषा नहीं दे पाते, रेखा को नहीं समझ पाते। जो यूक्लिड की हम प्रमेय पढ़ते हैं क्लास 10 में, यूक्लिड की प्रमेय, तो उसमें यही बताया गया कि बिंदु क्या है। तो बिंदुओं से, अनंत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई सरल आकृति को रेखा कहते हैं। यानी रेखा की परिभाषा हम बिंदु से ही ले सकते हैं। तो रेखा बनी बिंदु से, उसी तरह से व्युत्पन्न राशि बनती है मूल राशि से। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल, वेग, चाल, इन सब जितना हम पढ़ते हैं सब इन 7 मूल राशियों से बनने वाली जो राशियां होती है सब व्युत्पन्न राशियां बन जाएंगी।
ओके, क्षेत्रफल को देखेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आ गया व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब यह व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन होते हैं? तो पहला क्षेत्रफल का हम ले लिए, तो मान लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल देखा जाए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम कहते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, यानी जो क्षेत्रफल होगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जो मात्रक आया है यह मूल राशि से प्राप्त किया गया है, क्योंकि मूल राशि देखिए मीटर है, यानी लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई भी नापेंगे ही, वो भी मूल राशि में आएगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। ठीक ना। और दूसरा चीज देखिए तो चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, तो दूरी यानी लंबाई हो गया, लंबाई वो मूल राशि में आएगी, और फिर बटा में सेकेंड है यानी समय है, समय भी देखिए मूल राशि में आ गई, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी ये जो मीटर प्रति सेकेंड आया है यह व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि इसे हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अब चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने कहा कि मूल राशियां जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं, तो 7 प्रकार की मूल राशियां ये हैं, 7 प्रकार के मूल मात्रक होंगे, 7 प्रकार का संकेत हमने दे दिया है। पहला हमने कहा था कि ये लंबाई होगी, दूसरा हमने कहा था द्रव्यमान होगा, तीसरा समय होगा, चौथा विद्युत धारा होगा, पांचवा ताप होगा, छठवां ज्योति तीव्रता होगा, और सातवां क्या होगा? पदार्थ की मात्रा होगा। ओके, तो देखिए लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, लंबाई मूल राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है, और इसका संकेत एम से लिखते हैं। ओके, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसे केजी से लिखते हैं। समय, समय का मात्रक सेकेंड, इसको एस से लिखते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसे ए से लिखते हैं। ताप, ताप का मात्रक केल्विन, इसे के से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडिला होता है, इसे सीडी से लिखते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, इसे मोल से लिखते हैं। ओके, और अगर हम लिखना चाहें एक और, जिसको हम लोग अभी इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के टर्म में हम लोग पढ़ेंगे, उसको अगर लिखना चाहे तो द्रव्यमान अगर देखा जाए तो द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। इसका विमीय सूत्र बोलते हैं, इसको विमीय सूत्र या विमा देते हैं। विमा, विमा सबसे बेहतर। ओके, विमा लिख दी, तो लंबाई की विमा एम होगी। ठीक है, द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा, ओ माय गॉड, लंबाई की जो विमा होगी वह होगी एल, यानी सॉरी, लंबाई की विमा एल ले लिए, द्रव्यमान की विमा हम एम ले लिए। ओके, समय की विमा हमने सेकेंड का यहाँ पर टी ले लिया, और फिर विद्युत धारा का जो विमा जो रहेगा वो तो ए ही हम लेते हैं। फिर ताप का केल्विन होता है, लेकिन हम इसको थीटा के टर्म में लिखते हैं, हम लोग इसको थीटा के टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ये हम थीटा बना दिए, यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा ये कर देते हैं। ठीक है, थीटा। ओके, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो कैंडिला का तो सी डी होता है। ओके, सी डी हमने लिख दिया, और मोल का भी एम ओ एल ही हम लेते हैं। ठीक है, तो इतना विमा भी होगा, क्योंकि विमी सूत्र हम लोग इसी में आगे हम लोग विमी सूत्र पढ़ेंगे। ठीक, तो 7 मूल राशि हो गई, कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 7 इसके मात्रक हो गए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल। संकेत अगर देखा जाए
तो लंबाई का संकेत जो होगा वो यम लिखेंगे, द्रव्यमान का केजी लिखेंगे, समय का एस लिखेंगे, विद्युत धारा का ए लिखेंगे, ताप का के लिखेंगे, यानी केल्विन हो जाएगा क्योंकि केजी यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। फिर ज्योति तीव्रता का CD लिखेंगे, पदार्थ की मात्रा का MOL लिखेंगे। और अगर विमा की बात किया जाए तो लंबाई की विमा L लिखेंगे, द्रव्यमान की विमा M लिखेंगे, समय की विमा T लिखेंगे, विद्युत धारा की विमा A लिखेंगे, ताप की विमा ये लिखेंगे, फिर ज्योति तीव्रता की विमा CD लिखेंगे, फिर पदार्थ की मात्रा MOL लिखेंगे। तो हम इस चार्ट में 3 चीजें पढ़ रहे हैं, एक तो मूल राशि हम पढ़ रहे हैं, दूसरा मूल मात्रक पढ़ रहे हैं, तीसरा संकेत पढ़ रहे हैं, चौथा विमा भी पढ़ रहे हैं। ओके, आगे विमी सूत्र आएगा जो क्लास 11 में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में भी आ जाएगा आपका कि वैद्युत क्षेत्र की विमा बताइए, वैद्युत आघूर्ण की विमा बताइए, ठीक। उधर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो बहुत सारे विमी सूत्र भी आपको याद करना पड़ेगा जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और क्लास 11 में तो ऑलरेडी पूछे जाते हैं। ओके, तो इतना हम लोग पढ़ गए कि लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत M, विमा L, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी, विमा M, समय का मात्रक सेकेंड, संकेत S, विमा T, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, संकेत A, विमा A, ताप का जो मात्रक है वो केल्विन होगा, संकेत K होगा और विमा थीटा होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होगा, संकेत CD होगा, विमा CD होगा। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होगा, संकेत MOL होगा और विमा MOL ही होगा। ओके, इतना हम समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं 4th पेज पर, नेक्स्ट पेज पर। अब आया आपका जो राशियों के आधार पर भौतिक राशियों का हम संकल्पना करेंगे, उसके बेस पर हम लोगों को देखना है, ठीक है। ये जो भौतिक राशियां हैं, सबसे पहले बताया है कि भौतिक राशियां क्या होती है, क्या होती हैं। भौतिकी के अंतर्गत आने वाली सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो ये अगर राशियों के आधार पर देखा जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला होता है अदिश राशियां, दूसरा होता है सदिश राशियां। ओके, पहला अदिश राशियां, दूसरा सदिश राशियां। अदिश राशियों को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशियों को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो अदिश राशियां क्या होगा ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। जैसे आपने विभव है, सामर्थ्य है, द्रव्यमान है, आयतन है, ताप है, चाल है, कार्य है, विद्युत धारा, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, इसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इन्हें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि आप गए दुकानदार के पास, आप किराना स्टोर पर गए, कहे कि मुझे 1 केजी चीनी दे दीजिए, तो 1 केजी चीनी उठाकर ले आएगा, दे देगा। आपने सिर्फ परिमाण की चर्चा की, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा की कि मुझे 1 केजी चीनी दे दीजिए। आपने ये नहीं कहा कि मुझे 1 केजी चीनी उत्तर को दे दीजिए, मुझे 1 केजी चीनी दक्षिण को दे दीजिए। आपने डायरेक्शन तो दिया नहीं। तो जब जहां पर डायरेक्शन की बात नहीं होती है, जहां पर दिशा की बात नहीं होती है, वहां पर सभी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। आप जितने भी चीज को आयतन ले लिए, आप गए 1 लीटर सरसों का तेल लेने, कहेंगे मुझे 1 लीटर सरसों का तेल पूरब को दे दीजिए, ऐसा तो कहेंगे नहीं, दिशा तो देंगे नहीं, सिर्फ कहेंगे कि मुझे 1 लीटर सरसों का तेल दे दीजिए। ओके, और फिर कार्य हो गया, तो कार्य भी कहेंगे, तो कहेंगे कि हमने 5 जूल कार्य किया, ये थोड़ा ना कहेंगे कि हमने ऊपर कार्य किया, हमने पूरब कार्य किया, हमने पश्चिम कार्य किया। इसमें इन जितनी भी सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों में हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों में हम केवल और केवल परिमाण की बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये चीजें हैं।
अब देखिए, अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, आयतन, ताप, विभव, विद्युत धारा, कार्य सामर्थ्य इत्यादि। इतनी जो भी चीजें होती है ये सब किसमें आती हैं? अदिश राशियों में आती है। द्रव्यमान, आयतन, ताप, विभव, विद्युत धारा, कार्य सामर्थ्य इत्यादि। ठीक है, विभव इत्यादि। तो ये चीज हो गया, ये आप समझ गए। अब देखिए, एक एक्सेप्शन में आती है चीज। चलिए एक्सेप्शन को बाद में हम लेंगे, पहले हम सदिश राशियों की चर्चा कर लेते हैं। हमने अदिश राशियों में बताया कि वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। लेकिन जब हम सदिश राशियों की बात करेंगे यानी वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जब दिशा की भी आवश्यकता हो जाएगी तो उसे हम लोग सदिश राशियां कह देंगे। जैसे विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, आघूर्ण, भार इत्यादि। इतनी जितनी भी शायद चीजें आएंगी सब ये अदिश राशि, ये सदिश राशियों में आएंगे। जैसे एक मान लेते क्लास 9 में क्वेश्चन है कि ये राम का घर है, यहाँ पर राम का घर है, ठीक है। ये राम अपने घर से 2 किलोमीटर पूरब चला, अरे उत्तर की ओर चला, फिर चला इधर चला 3 किलोमीटर, ठीक, फिर 1 किलोमीटर यहाँ पर आया तो यहाँ पर उसका स्कूल है, स्कूल है। अगर पूछा जाएगा कि राम ने कितना दूरी तय किया, राम ने कितना दूरी तय किया, तो हम कहेंगे कि राम की जो दूरी है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, एक 6 किलोमीटर की दूरी है। तो दूरी 6 किलोमीटर की है क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्शन सब जगह सेम हो रहा है, सब जगह डिफरेंस हो रहा है। इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी, दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं। ओके, तो यहां पर ये ले लिए तो इतना। लेकिन जब विस्थापन की बात करेगा तो कहेगा कि यहां से यहां तक के बीच की सीधी जो लंबाई होगी उसी को हम विस्थापन कहेंगे। ये जो रहेगा दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी, लंबवत दूरी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन में दिशा फिक्स हो जाएगा कि हम अपने छत पर खड़े हैं और ये स्कूल दिखाई दे रहा है तो एकदम स्कूल की ओर देखेंगे, तो विस्थापन में दिशा होता है। बल हमने लगाया, मान लीजिए कि ये है, इस पर हमने बल लगाया, तो बल लगाएंगे तो दिशा फिक्स है कि ये बल जिधर को लगाएंगे उधर की ओर ये कार्य करेगा। ओके, इस पर बल आगे की ओर लगा रहे हैं तो देखिए ये आगे की ओर जा रहा है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि बल में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। तो विस्थापन हो गया, बल हो गया, वेग हो गया। देखिए आप पढ़ेंगे क्लास 9 में भी, क्लास 11 में भी पढ़ेंगे कि एक ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह इस स्टेशन से इस स्टेशन तक 4 घंटे में पहुंची, तो बताइए कि उसको पहुंचने में कितना समय लगा होगा, या उसके और भी चीजों की गणना करने के लिए कहेगा, ठीक ना। हम इस क्वेश्चन को कह रहे हैं ये कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन देगा कि एक ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है या 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वेग नहीं देगा क्योंकि चाल एक अदिश राशि है। ट्रेन जाएगी तो कभी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमेगी, कभी उधर घूमेगी, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे हवाई जहाज का, तो उस हवाई जहाज में कहेगा कि एक हवाई जहाज 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से दिल्ली से और कलकत्ता गई, उसमें वेग दिया रहेगा, उसमें चाल नहीं दिया रहेगा। चाल में हम आसानी से किसी वस्तु को मोड़ सकते हैं लेकिन वेग में नहीं मोड़ सकते हैं तुरंत। हवाई जहाज जा रही है इस तरह से, सोचे कि तुरंत इसे मोड़ पाएगा? नहीं मोड़ पाएगा क्योंकि उसमें वेग है, उसका डायरेक्शन फिक्स है। चाल में कोई डायरेक्शन नहीं फिक्स होता। अभी साइकिल चला रहे हैं, अभी इधर मोड़ लिए, अभी उधर मोड़ लिए, बाइक चला रहे हैं, अभी इधर मोड़ लिए, अभी उधर मोड़ लिए।
लेकिन जो स्पीड अधिक होगी तो आपको मोड़ना बहुत ही मुश्किल होने लगेगा, क्योंकि गिरने का चांस आपका रहेगा। ओके, तो बस हम यही समझा रहे थे कि जो वेग है वह एक सदिश राशि है और जो चाल है वह एक अदिश राशि है। ओके, तो सदिश राशि हम समझ गए, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, बलाघूर्ण हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, आवेग, संवेग, आघूर्ण, भार इत्यादि। विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, आघूर्ण, भार इत्यादि, इतनी जितनी भी सारी चीजें हैं सब सदिश राशियों में ही आती हैं। ओके, अब देखिए थोड़ा सा एक्सेप्शन की बात होती है जो 11 में आपको दिया हुआ है, क्लास 11 में, और पूछा जाता है कि विद्युत धारा जो है, ये विद्युत धारा, इसमें तो परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी यह अदिश राशि क्यों है? तो देखिए जब भी चीजें हम पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो आएगा ही आएगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज के पढ़ने में आपको एक्सेप्शन मिलेगा, अपवाद जरूर मिलेगा। आपके घर में भी बहुत सारे अपवाद छुपे होंगे जो आप देखने को मिलेगा, कहेंगे कि इसके मम्मी पापा तो ऐसे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, ये लड़का कैसे खरजंग बोलता है, खरजंग की तरह बोलता है, कैसे ऐसे पैदा हो गया, कैसे इसकी ऐसी बुद्धि विवेक हो गया। तो एक्सेप्शन में बहुत सारी चीजें आती है। ओके, तो इट्स जोक। देखिए इसमें हम बता रहे हैं कि विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, फिर भी यह एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सिंपल सा ये बताएंगे कि विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, फिर भी यह अदिश राशि इसलिए होती है क्योंकि यह वेक्टरों के योग के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। अब वेक्टरों के बीजगणितीय योग के क्रम विनिमय नियम का पालन ये नहीं करती है, जिसके कारण ये परिमाण होने के साथ साथ दिशा भी है और फिर भी यह अदिश राशि है। जैसे इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक पार्टी है, उस पार्टी के 50 विधायक चुन लिए गए और दूसरी पार्टी के 350 विधायक चुन लिए गए, तो इस 50 विधायकों से तो हमारे मुख्यमंत्री का चयन होगा नहीं ना होगा। अब वो 350 विधायक जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वो उसी का चयन होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये तो उतना ही मेहनत करके ये भी जीते हैं, लेकिन अब इनका मुख्यमंत्री नहीं बना, इस पार्टी का नहीं बना, तो इनका थोड़ा सा दर्जा डाउन ही रहेगा। ओके, तो बस इसी को समझ लीजिए कि जो ये विद्युत धारा होती है इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी यह अदिश राशि इसलिए है क्योंकि यह वेक्टरों के बीजगणितीय योग के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब अगर क्रम विनिमय नियम की बात अगर कर दिया जाए तो देखिए वेक्टरों का जो योग होता है, वो कहता है वेक्टर कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है, ये दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। अब इसका योग कह रहा है कि योग इस तरह होना चाहिए, यहां से लेकर के यहां होना चाहिए, ठीक, ये होना चाहिए। इसको रिजल्टेंट वेक्टर हम बोल देते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि यहां से विद्युत धारा जा रही है, यहां से विद्युत धारा जा रही, इधर गई, फिर इधर से इधर गई, लेकिन जब यहां से जब यहां पर पहुंचेगी तो यहां पर विद्युत धारा क्या हो जाएगी, स्पार्क कर जाएगी, यानी यह वेक्टरों के योग के क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो बस यही हमको समझना है कि विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, फिर भी यह अदिश राशि होती है क्योंकि यह वेक्टरों के योग के बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती। ओके, नेक्स्ट स्लाइड अगर चले हम तो नेक्स्ट स्लाइड है आपका वेक्टर। वेक्टर क्या होता है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में हम रिवीजन करेंगे, देखेंगे, लेकिन सिंपल सा वेक्टर में ये जान लीजिए कि जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं इन भौतिक राशियों
में जो सदिश राशि है उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बाण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसमें आगे सिरे को बालाग्र बोलते हैं और पीछे वाले सिरे को पुच्छ बोलते हैं। ओके, अब इन वेक्टर जो ये होता है, वेक्टर ये है सदिश राशि वाला। फिर जो अदिश राशि होती है उसको कैप से प्रदर्शित करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप होता है। ओके, तो वेक्टरों से गुणन, वेक्टर मतलब अदिश गुणन भी होता है, सदिश गुणन भी होता है, वेक्टर का वेक्टर से गुणन होता है, वेक्टर का स्केलर से गुणन होता है, वेक्टर के योग की विधियां है जिसमें त्रिभुज विधि आती है, समांतर चतुर्भुज विधि आती है, वेक्टरों का सदिश गुणन आता है। इन चीजों को नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।